खबर है मैं खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ मीत भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, जल्दी से कुछ खबरें और फिर एक इंतहाई है मेहमान हमारे साथ हैं। एक तो EVM पर अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और जो कल मामला हुआ उस पर बात करेंगे। बैरून मुल्क क्या मुकीम पाकिस्तानी वोट कास्ट कर सकेंगे? अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होगा या कुछ मुश्किलात होगी? और ख़ास तौर पर हम आखिर में बात करेंगे स्टेट बैंक का जो लॉ पास हुआ है उसकी आखिरी 2 शिकें आज मैं पढ़ के सुनाऊंगा और अपने मेहमान मोअज़्ज़ज़ दोस्तों से पूछूंगा क्या वाकई हमने कंप्रोमाइज़ कर दिया है। मगर इस वक्त हमारे साथ एक इंतहाई आम शख्सियत जनाब वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम शिबली साहब। पहले तो मुबारक हो कि कल देखने हम भी गए पर तमाशा ना हुआ, यानी आपने जो हुआ एक कामयाबी हुई आपको। मगर अब मसला ये है कि अब जब वो कामयाबी हो चुकी है तो आज अभी मुझे बड्डी साहब बता रहे थे, बयान आया कि जनाब बड़ी मुश्किलात होंगी हम रास्ते में। ये जो आपका इलेक्शन कमीशन है 2.5 खरब रुपए चाहिए, 250 अरब रुपए पैसे दे पाएंगे? तहफ़्फ़ुज़ात दूर पर कर पाएंगे? तमाम इलेक्शन EVM पे होगा या जुज़वी होगा? जनाब शिबली फराज साहब। सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जी जो कल एक तारीखी मौका था हमारे मुल्क में जिसमें कि ये पहली दफ़ा है कि एक पार्टी जो कि तब्दीली का नारा लगा के आई थी और उसने जो जमहूरियत या जो सियासी अमल में जो इलेक्शंस का किरदार होता है और उसका शफाफियत और उसका जो एक क्रेडिबिलिटी का जो फुकदान था हमारे पूरे इलेक्शन प्रोसेस में कितनी दहाइयों से, जिसकी वजह से मुल्क जो है तो हमेशा सियासी गलफशार, अदम इस्तेहकाम और एक मुसलसल पार्लियामेंट के अंदर का माहौल भी, ये सब कुछ जो था इसको एड्रेस करने के लिए ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी, जिसमें कि हमारी मिनिस्ट्री ने एक ऐसी मशीन बनाने की सरपरस्ती की जो कि इन सारे जो इलेक्शन के दिन के जो मसाइल हैं उसको हल कर देती है। अब इसमें ये अफसोस है कि अपोजिशन पार्टीज़ ने बग़ैर मशीन को देखे हुए, बग़ैर ये कोशिश या ये तजस्सुस को दूर करने के लिए भी ये कोशिश नहीं की है कि वो इस मशीन को कम से कम देख सकें। हालांकि हमने उनको कई दफ़ा बुलाया भी, उनके साथ कई दफ़ा हमने राब्ते भी किए, चाहे वो मीडिया के थ्रू हों, मीडिया पे टॉक शोज़ में, तो उन्होंने बस मुखालिफत बराए मुखालिफत का एक माहौल बनाया हुआ था, जिससे कि आज उनका ये हक ही नहीं बनता कि वो इस पे कोई बात कर सकें, क्योंकि उन्होंने तो मशीन को इसके लिए अपनी जहनी और जो आंखें थी वो बिल्कुल बंद कर दी थी। तो अब हुकूमत ने तो आगे जाना है, बिकॉज हमने तो ये तय किया है कि हम वो करेंगे जो मुल्क के लिए बेहतर हो, सियासत के लिए बेहतर हो, इकॉनमी के लिए बेहतर हो, और पार्लियामेंट में वो लोग आएँ जो कि बग़ैर किसी कंट्रोवर्सी के हों। अच्छा भट्टी साहब आप करेंगे या आप बात करने पर? अच्छा, एक तो शिबली फराज साहब आपको मुबारक हो कि आपकी हुकूमत ने पहला वादा जो ओवरसीज पाकिस्तानी 9 इलाकों से किया था वो पूरा हो गया। उनको क्या वो अपोजिशन कह रही है हम उन्हें वोट नहीं डालने देंगे। आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भी खदशात का इजहार किया है। क्या आपकी मशीन में ऐसा क्या करंट है कि अपोजिशन आपके लोग इत्तेहादी भी नाराज थे, वो मान गए और 31 बिल मंजूर करा लिए? क्या आप समझते हैं क्या इलेक्शन कमीशन की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे आप जो उन्हें खदशात है? देखें, ये सफ़र कहीं ना कहीं से तो शुरू करना था और कहीं से तो शुरू होना था और कभी ना कभी तो ये होना था, तो क्यों ना इसको किया जाए। अब जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ज़ाहिर है कि अब यहाँ से कानून साजी के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है और अब उनका मैंडेट भी आ गया है और उनका डोमेन भी है कि वो किस तरह से तरतीब देते हैं। अभी 2 साल हैं इलेक्शन में और उन्होंने किस तरह किस हिकमत अमली के ज़रिए उन्होंने इस कानून को अमली शक्ल पहनानी है। उसमें चूँकि टाइम अभी 2 साल हैं, तो पहली बात तो ये होगी कि जो पहले भी कानून था 2017 एक्ट, उसमें भी ये गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन बदकिस्मती से उस पर अमल नहीं हुआ, और वो था कि पायलट टेस्टिंग के 1 हल्का 2 हल्का जो भी बाई इलेक्शंस होते हैं उसमें इन मशीनों को इस्तेमाल किया जाए। अब मुझे ये इस बात का वो है मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अभी इलेक्शन कमीशन जो आने वाले कोई भी बाई इलेक्शन होगा तो उसमें वो मशीनों को इस्तेमाल करेंगे और
इसकी साथ साथ अपनी जो तजुर्बा है, अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, उसको भी बेहतर करेंगे और मशीन की भी टेस्टिंग हो जाएगी कि ये हमारे हालात में किस तरह से काम करता है। अच्छा, ये एक सवाल मलिक साहब, इजाज़त है आपकी? 250 अरब रुपया एक तो आपने देना है, और उसके बाद जो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात 34 के करीब हैं, और ख़ास तौर पर नादरा पर बड़ा एतराज़ है उनको कि जी नादरा को आप हमारे इख्तियारात दे रहे हैं। तो अब तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया जब आपका लॉ आ गया, और पैसे दे पाएंगे आप? देखिए जी, पहली बात तो ये कि पैसों का पता नहीं ये फिगर किसने कहाँ से निकाला। अभी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके लिए टेंडर करने हैं, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसी की बुनियाद पे वो मशीनें की जो कीमत है उसका तयन होगा। तो अभी से 250 अरब रुपए की बात कर देना मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं होगा, इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं। और इसकी जो एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब वो ये तय कर ले अपने RFP यानी कि अपने टेंडर्स, इंटरनेशनल टेंडर्स कर दे, जो फिर जो कोटेशंस आएंगी और फिर वो तादाद जो हमें ज़रूरत है उसके मुताबिक उसकी बजट होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें जी, चाहे वो 250 का फिगर तो मेरा ख्याल है कि इसमें मुबालगा शामिल है, लेकिन जो भी इसकी कीमत हो, आप ये देखें कि इस कीमत से हमारे मुल्क में फ़ायदा क्या होगा। आप देख रहे हैं कि पिछली पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने भी इलेक्शंस पे एतराज़ उठाए, हमने भी उठाए नून की कामयाबी पे। अब नून हमारी इलेक्शन पे सवालात उठाती रहती है, और एक मुसलसल ये एक नैरेटिव बनाया गया है कि जी जो भी हुकूमत आई है वो धांधली के ज़रिए आई है। तो अब इससे जो सियासी अदम इस्तेहकाम, हमारी मईशत में गैर यकीनी, और इस किस्म की जो पार्लियामेंट में जो इस्तराब रहता है, अवाम में रहता है, उस चीज़ को हमने एड्रेस करना है। तो उसके लिए कोई भी कीमत इस पे आपको नहीं जस्टिफाई कर सकती है कि ये चीज़ ज़रूरी है और इसके जो फ़वाइद होंगे। मसला ये है कि अभी तक इसके जो फ़वाइद हैं, इसको चूँकि बड़े जज्बाती तौर पे या अपनी सियासी उसके मसलहत के तहत इस चीज़ की मुखालिफत की जा रही है। तो वो जब आप अपना जहन, जब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे अपोजिशन, क्योंकि जो अलाइड पार्टीज़ थी उनको तो हमने उनके हर सवालात के जवाब दिए, उनकी पूरी तसल्ली हुई, तो तब उन्होंने हमें सपोर्ट किया। शुरू में उनके भी थे, लेकिन फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया और उन्होंने जेन्युइनली इस मशीन को समझने की कोशिश की, पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश की, और वो सेटिस्फाई हो गए। लेकिन वो लोग जो अपोजिशन वाले हैं, जिन्होंने मशीन के करीब तक नहीं गए हैं, और ना उन्होंने इस चीज़ का ना इरादा किया, और बल्कि इरादा ये किया है कि कम वोट में हमने मुखालिफत करनी है, तो ऐसी सूरत हाल में तो फिर आप इस किस्म की अपोजिशन का इंतजार नहीं कर सकते, आपने आगे जाना है। ठीक जी मलिक साहब। शिबली साहब, मेरे ख्याल में जो हुकूमत होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कंसेंसस की तरफ जाए, और ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये PTA का इशू है या इमरान खान का इशू है, ये शिबली फराज का इशू है। आई थिंक दिस इज़ ए इशू ऑफ पाकिस्तान। मेरा पहले आपसे सवाल ये कि आपने कोई कोशिश की कि अपोजिशन का एतराज़ क्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कोई ऐसी कोशिश की, कोई ऐसी कोई थर्ड पार्टी ढूंढी जाए, ऐसा कोई एक्सपर्ट ढूंढा जाए, ऐसी कोई इंटरनेशनल IT की एक्सपर्ट ढूंढा जाए जो इसको बताए कि ये मसला है क्या, ये मशीन है क्या, और ये चलती कैसे है। ये दूसरा सवाल है मेरा। तीसरा सवाल मेरा ये है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप हुकूमत हैं और आप अपोजिशन को साथ लेके चलें। आप आज का वज़ीर इत्तलात आज हमें ट्वीट कर रहे हैं कि जी आप अदालत भी ना जाएं, आप स्पीकर के पास जाएं, तो डू यू थिंक कि आप ट्वीट के साथ अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे? देखिए जी, बड़े तीनों अहम सवाल थे आपके, बड़े अहम सवाल थे। पहली बात कि एज अ हुकूमत, बतौर हुकूमत हमारा काम यही है कि हम कंसेंसस क्रिएट करें, और यही कंसेंसस जब हम इवन अपोजिशन में थे, 2017 का एक्ट जब बन रहा था तो उसमें हमारी पार्टी बशमूल मेरे उसमें हम शामिल थे। उसकी वजह ये थी कि हम सब, हालांकि हम भी उसी पस मंज़र में बात कर रहे थे जिस पस मंज़र में वो बात कर रहे हैं, तो हमने लेकिन अपने आप को अवेलेबल किया। हमने पूरे मेरा ख्याल है कोई 8 महीने लंबी लंबी मीटिंग्स की, हर चीज़ को हमने वो किया, वो हो गया। लेकिन क्या हुआ? लेकिन उसका भी कोई नतीजा पॉजिटिव नहीं आया है। इस सूरत हाल में जो अपोजिशन पार्टीज़ थी, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हम आपके साथ इस सब्जेक्ट पे हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, वो नहीं हुए। उन्होंने पहले दिन से गर्दान डाली कि जी हम तो इसको रिजेक्ट करते हैं, मतलब बग़ैर देखे बग़ैर सुने
और हमने बारहा कोशिश की, मैंने ज़ाती तौर पे भी की, हमारी पार्लियामेंट में हमारे स्पीकर साहब ने भी की, मुख्तलिफ हमारी लीडरशिप के डिफरेंट टीयर्स में हमने अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने ये तय किया हुआ था, ये मेरा ख्याल है कि उनकी सियासत का एक किस्म का वो था, एक वाटरलू था। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि एक ऐसा निज़ाम आए जिसमें कि शफाफियत हो, बिकॉज इन पार्टीज़ ने हमेशा इलेक्शन को मैनेज किया है मुख्तलिफ तरीक़ों से, और जब वो इस मशीन की बारे में खूब जानते हैं, क्योंकि उनके कई कॉलीग्स जो हैं उनकी पार्टी, उनकी अपोजिशन के, वो प्राइवेट तौर पे हमें कहते थे कि जी बिल्कुल ये मशीन ठीक है और ये होना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स अपोजिशन में अक्सर इस पुराने सिस्टम की वो बेनिफिशरीज हैं, तो वो नहीं चाहती थी कि ये से निज़ाम टूटे और एक नया सिस्टम आए जिसमें कि शफाफियत हो। तो इसलिए उन्होंने हर तरह की मुखालिफत की, हमने हर तरह के लोगों को बीच में डालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो ये तय किया था कि ये उनकी सियासी मौत होगी अगर उन्होंने इस पॉइंट पे ईवीएम्स के या इंटरनेट वोटिंग में सपोर्ट किया गवर्नमेंट को। तो इसलिए ये उनका ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि आया आपको अप्रोच किया गया, आया आप क्यों नहीं गए, क्या वजूहात क्या थी, किस वजह से आप ये इस चीज़ पे मुसलसल अड़े हुए थे कि जी हमने बात इस चीज़ पे, सब बातों पे बात कर लें, इन दो सब्जेक्ट्स पे हमने बात नहीं करनी। ये तो एक स्टैंडर्ड पूरे मीडिया के ज़रिए भी सबको पता है कि उनकी ये पोजीशन थी। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल में हम क्या करते, या तो ये है कि हम इसी का इंतज़ार करते, बिकॉज इस पूरे प्रोसेस में 6 से 8 महीने क्या 1 साल गुजर गया, ज़ाया हो गया, और अपोजिशन का मकसद ही यही था कि इस चीज़ को इतना लटकाया जाए। आपने देखा नहीं है कि पार्लियामेंट में कल वो तकरीरें कर रहे थे कि जी हम तो बैठने को तैयार थे, अब जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तो अब क्यों आप वो ऑफर कर रहे हैं। हम तो हमेशा के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते, एक एक दिन अहम होता है, बिकॉज हमने जब ये फैसला किया तो उसमें हमने इस फैसले को अमली जामा भी पहनाना था, और अपोजिशन की स्ट्रेटेजी ये थी कि इनको लटकाए रखो ताकि वो वक्त आ जाए जिसमें कि ना मशीनें बन सकें, ना ये फैसला हो सके। और हमें यही काम इलेक्शन, जो सेनेट का जो इलेक्शन था उसमें भी हुआ कि जी टाइम नहीं है। तो ये इनका मकसद था कि ये हमें लटकाना चाहते थे, लेकिन हम भी आखिर सियासत में हैं और अब ये आपने उन्हें बार बार ऑफर की। यकीनी बात है 40 साल से जो धांधली के बेनिफिशरी थे, आप उनका निज़ाम खत्म करेंगे, वो चीहेंगे तो सही, एक नेचुरल सी बात है। आपका साहब है डाडा और भी ना दे, चलो हम उसको छोड़ देते हैं। 90 लाख ओवरसीयर्स पाकिस्तानी है, इनका वोट डालने का तरीकाकार क्या होगा, ये एक बहुत अहम मरहला होगा। क्या आपने इसका कोई मुकम्मल अरेंजमेंट कर लिया है? बेल्टिंग से होगा, किस तरह का कार्ड बनाया जाएगा, कोई एप्पल लॉन्च की जाएगी? ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जहाँ तक के ओवरसीज हमारे जो भाई बाहर बैठे हुए हैं उनको वोटिंग का ज़ाहिर है कि हुकूमत यही समझती है कि ये ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क की हमेशा इन्होंने खिदमत की है और अपनी रेमिटेंसेस 30 अरब डॉलर भेज सकते हैं, वो पैसे तो भेज सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। अब कई अपोजिशन पार्टी जिसमें कि नून शामिल है, उन्होंने तो पहले ये कहा कि इनको तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक अपोजिशन पार्टी इस तरह की बात करती है। फिर उन्होंने जब प्रेशर आया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वोट होना चाहिए। अब हमने जो देखिए टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है, अगर कोई ये अपने आप को अवेलेबल करे कि जिसको समझाया जा सके, टेक्निकल लोग जो कि टेक्निकल बातें समझते हैं और फिर सियासी लोग भी बैठे हों, उनको पता चल जाएगा कि आजकल की टेक्नोलॉजी में ये मुमकिन हो सकता है कि आप अपनी जगह पे क्या उसका मैकेनिज्म है, ये आपको आईटी मिनिस्टर जो है अमीनुल हक ये बताएंगे कि उसकी जो टेक्निकल तफसीलात हैं वो क्या हैं और किस तरह से ये सेफ भी हो और आसान भी हो और वो जो शफाफियत भी इसमें हो। ये सवाल जो है तो मेरा ख्याल है आप उससे पूछ लें। मैं माजरत चाहता हूँ कि इस आई वोटिंग की जो टेक्निकल साइड है उसको मैं इतनी अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो भी फैसला होगा वो बिल्कुल अपोजिशन जमातों, क्योंकि अब तो ये है एक हकीकत है, उनको चाहिए कि वो अपनी टेक्निकल टीम्स, टेक्निकल सवालात अपनी मौजूदगी में उनकी डेमोन्स्ट्रेशन कराएं, उसकी टेस्टिंग होगी, तब जाके जो है तो इस सिस्टम में बेहतरी आएगी। लेकिन ये तो तय है कि उनको हमने ये वोट का हक देना है। अच्छा फराज साहब, मेरा सवाल ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनकी बेशुमार कैटेगरीज़ हैं। अगर एक को बंदा एमए करने जाता है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बन जाता है, एक बंदा 20 साल से अमेरिका में रह रहा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, एक बंदा 10 साल से वीज़ा में दुबई काम कर रहा है वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। तो ये किस क्राइटेरिया से आप उसको वोटर समझेंगे?
कोई इस पे आपने काम किया? और नंबर 2, कौन से ज़्यादा एरिया है पाकिस्तान में जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है? देखें, बिल्कुल, जहाँ तक कि आपने ये मुख्तलिफ कैटेगरीज बताई, तो उसमें ज़ाहिर है कि ये हर वो पाकिस्तानी जो कि उधर बैरून मुल्क मुकीम है और वो वहाँ पे कोई काम कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, जो कि पाकिस्तान इलेक्शन के वक्त नहीं आ सकता, बिकॉज आप के पास ये लिमिटेशन है कि आप 30 दिन के इंतखाबात से पहले भी अपनी रजिस्टर भी करा सकते हैं और अपने वोट के अंदराज भी करा सकते हैं। तो इसमें पूरा एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि कौन है जो कि क्वालिफाई करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोटिंग के लिहाज से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो वो है, चाहे 6 महीने के लिए जाए तो उस वक्त तक तो वो ओवरसीज़ ही होता है, लेकिन जो वोट डालने के लिए जो क्राइटेरिया है पूरा वो बनाया गया है। आई एम श्योर उस पर एक अलहदा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें कि इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि ईवीएम के बारे में तो फिर भी लोग ज़रा थोड़ा बहुत जान गए हैं, बिकॉज हमने उस पर पिछले 5-6 महीने से काफ़ी मीडिया पे भी और अदरवाइज़ भी बात की है, लेकिन जो इंटरनेट वोटिंग है उस पर बात इतनी नहीं हुई है और यही ज़रा ज़्यादा टेक्निकल भी है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर एक अलहदा प्रोग्राम होना चाहिए जिससे कि पूरी इसकी तफसीलात जो है वो आवाम को बताई जाएं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक मैं चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। आपने पहले कहा ना कि पुराना सिस्टम अपोजिशन को सूट करता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हक में नहीं है। उन्होंने आप पे ये इल्ज़ाम लगाया पीटीआई पे, क्योंकि आपके वोटर ज़्यादा हैं ओवरसीज़, ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं आप कर रहे, आप आने वाले इलेक्शन के लिए पीटीआई के लिए ये काम कर रहे हैं। इसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखें, इसमें तो ये है कि अब देखें पीएमएलक्यू के गुजरात के लोग बहुत ज़्यादा उधर हैं, स्पेन में और यूरोपीय ममालिक में हैं, इस तरह कराची में लोग हैं, स्वात के लोग हैं, मुख्तलिफ जगहों के हैं जिधर कंसंट्रेशन है, मिडल ईस्ट में भी केपी के ज़रा ज़्यादा हैं। तो ये बात तो, लेकिन ये तो क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि चूँकि आपके उसूली फ़ैसला क्या है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि हमें रेमिटेंसेस भेजते हैं उनको वोट का हक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर है हक उनको तो किस तरह से वो वोट कर सकें कि वो बजाय पाकिस्तानी, ये तो बड़े कहने हैं कि जी जिसको वोट का शौक़ है वो पाकिस्तान आ जाए। अब हर आपका जो है पाकिस्तानी वो तो वोट डालने के लिए नहीं आ सकता। हालांकि हमारी पार्टी के लिए तो कई लोग ज़ाती तौर पे ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कहाँ से वो आए और उन्होंने वोट डाला। अच्छा शिबली साहब, मैं आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया। ये बताया कि टोटल जनरल इलेक्शन में आपके ख्याल में जो आपने एस्टिमेट लगाया, कितनी ईवीएम मशीनें आपको तैयार करना होंगी और उनके लिए मैन पावर कितनी चाहिए होगी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन ने डिटरमिन किया कि पाकिस्तान में बनाई हुई मशीन इस्तेमाल करेंगे या इंपोर्टेड करेंगे तो ज़ाहिर है उसका वो डिफरेंस होगा। तादाद की मैं बता दूं कि पिछले 2018 में 2,87,000 पोलिंग स्टेशंस थे और तकरीबन 3 पोलिंग बूथ्स होते हैं। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए और तकरीबन 15% की एडिशन करते हुए कि इस दफ़ा तकरीबन 3 लाख पोलिंग स्टेशंस होंगे और इसी तरह जो पोलिंग बूथ्स होंगे वो भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो बुनियादी जो पोलिंग स्टेशन है वो 1 लाख थे, पिछले 87,000 थे सॉरी पिछले इलेक्शन में। इस साल तकरीबन 1 लाख के करीब होंगे। तो अगर 1 लाख पोलिंग स्टेशंस हैं और उसके फिर 3 बूथ्स हैं तो कौमी और सूबाई असम्बलियों को मिलाते हुए 1 लाख जो है, तो हमें इसके 3 हिस्से हैं। एक है कंट्रोल पैनल, एक है बैलेट का पैनल और एक है प्रिंटर। तो चूंकि सूबाई और कौमी असेंबली के लिए 2 प्रिंटर्स चाहिए होंगे, मेन कंट्रोल की जो मशीन होगी वो 1 लाख के करीब होगी और इसी तरह जो वो पैनल हैं चूंकि उसमें 2 इस्तेमाल होंगे तो वो तकरीबन 6 लाख के करीब जो वोटिंग पैनल होंगे वो होंगे 6 लाख के करीब। इसके अलावा तकरीबन रिज़र्व में भी आप रखेंगे तो ये लगभग जो है तो 1,15,000 जो है तो जो मेन कंट्रोल यूनिट हैं वो होंगे और 6 लाख के करीब 6 से 6.5 लाख आपको वोटर्स के जो पैनल होगा, वो पैनल पैड होगा वो होगा और उसी तरह इतनी आपको 7.5 लाख के करीब प्रिंटर्स चाहिए होंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये अभी आपने कहा कि ज़ाहिर हमें एक अलग सेक्शन करना चाहिए, बड़ा डिटेल्ड इसमें चीज़ें वजाहत तलब हैं, तो क्या फिर ये इसमें आपको अपना अमला भी ट्रेन करना पड़ेगा जो इलेक्शन कमीशन का अमला है और फिर कुछ हमें लोगों को भी अवेयरनेस देनी पड़ेगी, उनके लिए भी एक नई चीज़ होगी, तो उस हवाले से भी कुछ आपने सोचा है शिबली साहब?
जी बिल्कुल। एक तो ये है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और अगर वो हुकूमत पाकिस्तान से हेल्प मांगे या हमारी मिनिस्ट्री से, तो हम बिल्कुल हाजिर हैं। कैंपेन, एक अवेयरनेस कैंपेन होगा, हमने इसके बारे में वीडियोस भी बनाई हुई हैं और हम इसमें इश्तिहार भी चलाएंगे। और जो लोकल ट्रेनिंग है इसमें मैं आपको ये बताऊं, कम से कम मैं इस मशीन का जिक्र कर सकता हूं जो हमारी सरपरस्ती में बनी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कि इसके लिए मिनिमम आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बिकॉज इसमें बुनियादी तौर पे बहैसियत वोटर आपने 2 बटन दबाने हैं जो कि बड़े क्लियर होंगे। बहैसियत जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनके लिए भी काम बड़ा आसान है। 1 से 3 दिन की ट्रेनिंग है, यानी वो भी बार ट्रेनिंग तो आप उसको आधे घंटे में भी दे सकते हैं, लेकिन आप ये अस्यूम करें कि वो कोई इतना ज़रा समझने में ज़रा वो कमज़ोर है, तो उसके लिए आप 2 दिन लगा दें, तो उससे ट्रेनिंग का भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये मशीन इतनी आसान है। बिकॉज यही एक चीज़ थी जिसको कि मैंने जो अब ये डिज़ाइन कर रहे थे कि भाई इसमें एक यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, दूसरा ज़ाहिर है कि जो वोटर की शनाख्त है वो बिल्कुल खुफिया तौर पे रहे, और तीसरी ये है कि उसकी जो स्पीड है, जो वो है तरीक़ाकार है कि वोटर अच्छा को शिबली साहब, कल आपने हमारे दोस्त अरशद शरीफ के प्रोग्राम में कहा जो इसको हैक करे तो हम उसको 10 लाख रुपया इनाम देंगे। हमारे मुल्क में कैलोरी फॉल्ट आया था बड़ा जबरदस्त, अगर उन्होंने ये हैक कर ली तो आप 10 लाख रुपया देंगे? कायम है आप उस अपने चैलेंज पे? सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं समझ सका। मैं कह रहा हूं कि आपने कल फरमाया था 10 लाख रुपया देंगे अगर कोई मशीन हैक कर ले। वो एक समझ कैलोरी फॉर्म आया था लंदन से, जो मशीन आजाद नहीं थी उन्हें कर दिया था। अगर वो मोहतरमा कर लेती हैं इसको हैक, आपकी इलेक्शन मशीन को, इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, आप 10 लाख देंगे उनको? ये कायम है आप इस चैलेंज पे? फिर उनको वही वो शर्मिंदगी होगी जो कि कैलिबरी फॉन्ट में हुई। नहीं, 10 लाख तो आपको देना पड़ेगा, उन्होंने हैक कर ली। नहीं, वो तो सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल। किसी ने भी कर लिया। सवाल आपके भी दिल का सवाल है। एक बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ कि जो ब्लैक मनी और जो 40 लाख की हद है, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। 40 लाख तो एक दिन में खर्च हो जाता है। इस कानून में हमें उसका कोई नज़र नहीं आया कि हम कैसे उस काले सरमाए को, वोटों की खरीदो फरोख्त को रोकें। ये बड़ा एक इशू इमरान खान साहब का भी था। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज जिस तरह मैंने कहा, मैं उस कमेटी का मेंबर था जो 2017 की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी थी। इस पर हमारी बहुत बहस हुई। मुझे याद है कि मैंने ये सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन से या जो हमारी कमेटी थी कि ये बताइए कि आज तक इस पैसे की लिमिट को वायलेट करने के लिए कितने लोगों को पकड़ा गया है, तो 0। मकसद ये है कि ये एक ऐसा कानून जो आप बना लेते हैं जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, वो बुरा कानून है। अब इसमें तो आपको पता है कि न कोई रसीदें देता है, ना इसकी कोई बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं। ये तो शिबली साहब इसको आसान कर लेते हैं। इसके बाद मलक साहब है, क्या इसमें थंब इम्प्रेशर होगा? क्या मैं मलक ताहिर का वोट डाल सकूंगा? जो मुर्दा मर जाते हैं उनके वोट डाल सकेंगे अब मशीन में कि नहीं? कैसा इसके लिए? यानी मुर्दों को आप हक से महरूम कर रहे हैं? हाँ, देखें, ये तो अगर ये प्रोग्राम अगर हम रोज़ करते तो मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल टोटली मुकम्मल तौर पे उनको जानकारी हो जाती, जितने ज़बरदस्त सवालात आप पूछ रहे हैं। देखें, इसमें जो सिस्टम है वो ये है कि थंब वेरिफिकेशन है। इसमें आप अपना आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं, तो हर हल्के का उसमें वो होगा। जो ही आप उसको थंब इम्प्रेशन, लेकिन कुछ थंब इम्प्रेशन नहीं भी रीडेबल होते क्योंकि कुछ बूढ़े हो गए हैं, उनकी लाइनों में कुछ वो हो रहा है, तो शनाख्ती कार्ड को स्वाइप करेंगे आप, और चाहे पुराना हो या नया हो। आपने बड़ी अहम किया, थंब इम्प्रेशन है, यानी कि मैं ताहिर मलक का जाली वोट नहीं डाल सकूंगा, यही आप बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं डाल सकेंगे। तो फिर बिल्कुल नहीं डाल सकेंगे, बल्कि इससे एक चीज और भी होगी। फिर तो अब हर हल्के में 15 से 20 हजार वोट बना हुआ है।
मलिक साहब ये पूछे बिल्कुल ऐसे ही है। इंप्रेशन नहीं है ये है अगर तो शिबली साहब अगर ये थंब वाली बात है तो लॉजिकल है कि आप एक इंसान कहेगी थंब है, यहाँ तो फिर ये है कि आप मेरा थंब काट लें, 5-6 लोगों के आप अंगूठे चोरी कर लें, काट लें तो उनका वोट ले लें, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मेरा जो आपसे सवाल है एज ए पाकिस्तानी, आपका जो टास्क है एज ए हुकूमत, आपका काम ये है कि आप जो काम करें पाकिस्तान के मुफाद में हो और गैर मुतनाज़र हो, उसमें डिबेट ना हो सके, क्योंकि हम 70 साल से अल्लाह का शुक्र है हर इलेक्शन पे लड़ रहे हैं। 3 मेरे पॉइंट्स हैं। आपके इलेक्शन कमीशन ने 32 इस पे एतराज़ात किए हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। आपकी अपोजिशन कल ही चली गई, सारी जमातें ये कह के कि हम असेंबली में अपना जा रहे हैं, अदालत में जा रहे हैं। और इस सूरत हाल में जब आप 2 पॉइंट ये हैं, तीसरा पॉइंट ये जो आपने थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ कि अगले इलेक्शन में 100% ये मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। इन 3 चीज़ों के साथ क्या आप ये नहीं समझते हारने वाला पहले ये तैयारी कर लेगा कि लो जी ये सिस्टम ख़राब है और ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की वजह से सारा हुआ है, तो हम फिर वहीं ज़ीरो के ज़ीरो जहाँ से चले थे वहीं आ जाएंगे? नहीं जी, देखें बात यह है कि जहाँ तक के उसका ताल्लुक है इलेक्शंस का 100% कराने का, ये तो अब तय हो गया, ये तो एक कानून अब बन गया है। अब इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है कि वो कितनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करती है, मशीनों की प्रोक्योरमेंट करती है, ट्रेनिंग देती है, उनकी कैपेसिटी और है, अवाम में आगाही फैलाती है। उनकी कैपेसिटी है, 11 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल जी, बल्कि 120 मिलियन, तकरीबन 12 करोड़ के करीब वोटर्स हैं। तो वो जो है जाहिर है कि इसमें तो काम तो करना पड़ेगा। इदारे होते किस लिए हैं? इदारे जो नए ज़मानों, नए तकाज़े होते हैं उनको तो पूरा करना पड़ता है। तो इलेक्शन कमीशन को अपनी कैपेसिटी ज़ाहिर है उस पर बढ़ानी होगी, उनको हायर करने होंगे, क्योंकि ये जो तरीका है ना कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स किधर से कोई टीचर्स उठा लिए, कभी किसको उठा लिया, कभी किसको उठा लिया, ये नहीं होगा। इनके ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं ये फुल टाइम एम्प्लॉइज़ होने चाहिए और जवाबदेह होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, और हम जिस तरह मैंने कहा कि हम उनको सपोर्ट करेंगे अगर हमारी मदद चाहिए उनको, तो ये तो चीज़ उन्होंने करनी है। अब देखें जब जहाज़ बना था तो उसमें भी कई लोगों का खदशा होगा कि नहीं जाते हैं क्योंकि हो सकता है ये गिर जाए। जहाज़ गिरते भी हैं, लेकिन कितने 100 में से अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत कम। अच्छा शिबली साहब, एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे किसी ने भेजा है, मुझे ये बताइए कि ये जो जाली वोट कैसे पकड़ेगी ये मशीन, क्योंकि यहाँ जो खुदकार निज़ाम है जाली वोट डालने का वो बड़ा पुख्ता कार है और बड़े ज़माने से चल रहा है। अब क्या होगा, जो जाली वोट बने हुए हैं, लिस्टें बनी हुई हैं, उसको ये मशीन कैसे ऑफसेट करेगी या उसको पकड़ेगी? देखें पहली बात तो ये ना, जिस तरह जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगी तो ज़ाहिर है वही बंदा वोट डाल रहा होगा जो कि जिसके के वो वेरीफाई हो रहे हैं थंब इम्प्रेशन या आईडी कार्ड। तो न तो वो 2 दफ़ा वोट डाल सकेगा और ना वो कोई जाली होगा, वो कोई ज़िंदा शख्स ही होगा। ये जो लिस्ट के जहाँ तक कि इलेक्टोरल लिस्ट हैं और आईडी कार्ड्स हैं, ज़ाहिर है कि नादरा इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि जितने भी ये जो मरे हुए लोग हैं या डुप्लीकेट कार्ड्स हैं, इनकी सारी सफाई वो कर रहा है, और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह काफ़ी तो उन्होंने कर लिया है कि अगले 3 महीने में ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो वोट डाल रहा होगा वो वही होगा जो जिसका के वोट। शिबली फराज साहब, ये तो अब इस तरह ना हो कि मुर्दे आपके खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दें, मगर मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। हमने ये बातें इसलिए पूछ रहे हैं ताकि वजाहत हो जाए, अवाम भी समझ ले कि आने वाले दिनों में जो नया से निज़ाम है इससे हम बेहतर से बेहतर नताज कैसे ले सकते हैं। अब शिबली फराज साहब हमारे साथ हैं, एक ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक जी। शिबली फराज साहब, आप बात मुकम्मल कर लें उस हवाले से कि जो हम इस जालसाजी से निजात हासिल करने की जो उम्मीद दिल में पैदा हुई है, उसको ज़रा आप मज़ीद कंक्रीटाइज कर दें हमारे लिए। देखें पहली बात यह है कि जो भी वोटर आएगा, चाहे वो उसका थंब इम्प्रेशन पहले होगा, अगर वो नहीं रीड हो रहा तो उसके आईडी कार्ड के ज़रिए स्वाइप करके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगी कि ये वोटर इसी हल्के का वोटर है और वो वोट डालने के लिए खुद ही आया है। दूसरी बात ये होगी कि एक और चीज़ अहम है जो कि मैं बताना भूल गया, वो ये है कि इस प्रोसेस में आपके पास रिजेक्टेड वोट 0 हो जाएगा।
क्योंकि जो माजी में इलेक्शंस हुए हैं उसमें तकरीबन 3% जो है वोट, जो कि तकरीबन 15 से 18 लाख बनते हैं, वो वोट ज़ाया होते थे। ज़ाया किस सूरत में कि अगर डबल स्टैंप कर दी, पीछे रिटर्निंग ऑफिसर ने स्टैंप नहीं लगाई, फट गया, या उस पर कोई निशान लगा दिया, ये सारी चीज़ों से मुबर्रा होगा। तो जो वोट वो होते हैं कैंसिल होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, जो कि कई दफ़ा इलेक्शंस का पांसा पलट देते हैं, जिस तरह के हमने तो यहाँ तक कि सेनेट के इलेक्शन में भी देखा कि अगर वो डबल स्टैंप और वो जो गलत जगह पे स्टैंप लगाना ना होता है तो आज नताइज मुख्तलिफ होते। तो वो तो अपोजिशन को कहा था, लेकिन ये उन्होंने किए, उन्होंने के कैंडिडेट्स ने जो है तो अपने गलत जगह पे ठप्पा लगाया, जो भी वजूहत थी, लेकिन ये इस तरह हुआ। इसमें बिल्कुल आपका कोई वोट ज़ाया नहीं होगा, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसमें सारे वो अवामिल शामिल हैं जिसमें कि तदारुक किया गया है हर उस इशू का जो कि इस इलेक्टोरल प्रोसेस में एक 2 नंबरी या इलेक्शंस के वोट्स को मैनिपुलेट करना था। और आखिरी बात ये थी कि इसमें जो फॉर्म 45 है, जो कि जिसमें कि अक्सर मसले मसाइल होते थे, उसको बिल्कुल आप जो ही इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म होगा उसके 10 सेकंड के बाद आप बटन दबाएंगे, फुल रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। वही फॉर्म 45 होगा जो कि आप सारे जितने भी उनके पोलिंग एजेंट्स होंगे उनके साथ शेयर किया जाएगा, उनके दस्तखत लिए जाएंगे और वो फ़ौरन भेज दिया जाएगा। तो उसमें ये गिनती का गलती होना, ये 39 के आगे सिफर लगा के 390। आपने जो फरमाया, जो 70 साल से हम धांधली कर होते रहे, अब जाली वोट नहीं डल सकेगा, थंब इम्प्रेशर होगा, जो सबसे मेरे लिए अच्छी खबर है। तो मेरा एक दोस्त है, ग्वाला मंडी रहता है, उसके वालिद साहब 20 साल पहले फौत हो गए थे। हर दफा उसका वोट डल जाता है, इसका मतलब है इसके उस वालिद साहब इस दफा सचमुच फौत हो जाएगा, उनका कोई वोट नहीं डाल सकेगा। बिल्कुल जी नहीं, वो नहीं डाल सकेगा, इसलिए कि पहली बात तो ये कि जो 20 साल पहले फौत हो गए हैं तो उसका नाम इंतखाबी लिस्टों से खारिज होना चाहिए। नहीं, वो कैसे होगा? क्योंकि 2018 में भी मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, कहता यार मेरा भी वोट डल गया और मेरे वाला साहब जो फौत हो गए उनका भी वोट डल गया। ये इनके पास क्या रॉकेट साइंस थी, ये कैसे मरे हुओं का वोट डाल देते थे? आप तो साइंस के वजीर हैं। नहीं, उसमें मैनुअल सिस्टम में तो ये आसान था ना जी, मैनुअल सिस्टम में तो ये बिल्कुल आसान था, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में ये काम नहीं कर सकेंगे। अच्छा फराज साहब, आप एक लीगल जो क्वेश्चन है, कल मैं बिलावल साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान का आइन है, जो लॉ है, उसके मुताबिक आपका एक वोट कम है अगर वो अदालत में जाते हैं, जो उनका आर्गूमेंट है। पहले ये बात है, और क्या अदालत में अगर वो ये भी आर्गूमेंट लेके जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ये एतराज़ात थे और हुकूमत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, और एक तरफ वो आप पे लीगल साबित कर रहे हैं कि आपने जो लॉ बनाया है अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, डू यू थिंक कि आपके पास डिफेंस है, हुकूमत कैन डिफेंड दैट इन दी कोर्ट्स? देखें, ये अपोजिशन की इन बातों को इतना सीरियसली न लें, बिकॉज वो जाहिर है कि अपने लिए कोई ना कोई बात तो करेंगे। दे आर द पार्ट ऑफ इट सर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा है वो, दे हैव टू बी टेकन सीरियस। नहीं, मैं इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो उज़र तो कोई पेश करेंगे ना, कि वो क्या कह रहे हैं कि एक वोट कम था। वो तो लीगल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कानूनी तौर पे आपने जो बिल मंजूर किया है उसमें एक वोट कम था, ये आप नहीं कर सकते, ये बिलावल भुट्टो का कहना है। नहीं, ज़ाहिर है वो जाएं, ज़ाहिर है कि उसकी वो तो बदल नहीं सकता, हर चीज़ रिकॉर्ड पे है, वो जाएं अदालत बशर्त शौक जाएं। लेकिन असल चीज़ ये है कि कोई भी कानून की जो आइन की जो भी इलेक्टोरल ये बिल है था, इसमें कोई भी चीज़ आइन के मुतसादिम नहीं है। अगर होगी तो ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। अच्छा, दो सवाल। एक सर, अगर सुप्रीम कोर्ट इसे नहीं मंजूर करती तो क्या पुराने तरीके से होगा? दूसरा सवाल कि क्या कल अपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कहा है कि कल का दौर स्याह तरीन दौर था। क्या वजह है कि माजी में हर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन एक शफाफ तरीके को स्याह तरीन दौर क्यों कहा गया? ये इसलिए कि जी उनको इस पूरे नए निज़ाम में अपनी सियासी मौत, वो तरीके, वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, अब वो उनको ज़ाहिर है कि वो तो सारा सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय सिफर हो गया। तो अब उनको ये इस बात का इदराक है कि वही लोग पार्लियामेंट में आएंगे जिनको के लोग वोट देंगे, वो नहीं आएंगे जो कि आपने ठप्पों के ज़रिए या आपने कोई और तरीके इस्तेमाल करके बैलेट बॉक्स में वो करके तब्दीलियाँ करके और कर दिया।
अब तो ये ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जो ही 5 बजे अगर इलेक्शन ख़त्म होता है तो आपको टेक्निकली स्पीकिंग के 5:05 तक भी आपके रिजल्ट बिल्कुल फाइनल होके अनाउंस हो जाएंगे। अच्छा भाई और हर शिबली साहब, polling agent एक के पास सवाल मैं लोगों की इसके होगी। बाद मेरे दोस्त ये बताएं, अपोजिशन को जिसको एक साल में आपके इत्तेहादी जमातों को वो राम नहीं कर सके, ये 2 दिन में क्या जादू चलाया वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कि वो राम हो गई, MQMB और काफ लीग भी, ये गुर हमें भी सिखा दें। देखें, बात ये थी कि उनको जहाँ तक क्यू लीग थी उनको हमने प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दी थी एक्सक्लूसिवली। MQM के सवालात थे उनको हमने दी थी, उनको हमने बुलाया, उनको हमने पूरी उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन दी, उनके हर सवाल का हमने जवाब दिया, चाहे वो टेक्निकल हो, सियासी हो, पॉलिटिकल हो, हमने उनको जवाब दिया। और वो इधर हमारी मिनिस्ट्री के मेरे ऑफिस ही में आए थे और सब ने मिल के इस चीज़ के हर पहलू को देखा, तो जब मुतमईन हो गए तो उन्होंने हमें वोट दे दिया। इसी तरह PMLQ, इसी तरह GDA, उन्होंने बाकायदा एक्सक्लूसिव उनको डेमोन्स्ट्रेशन दी गई, उनके सारे जो सवालात थे उसका हमने तसल्ली बख्श जवाब दिया, इसलिए वो राज़ी हो गए। अगर अपोजिशन भी हमें यही अपॉर्चुनिटी देती कि हम उनको बता सकते कि जी ये मशीन है, ये इसका तरीक़ाकार है, इसको आप खोल के देखें, इसको बंद करके देखें, इस्तेमाल करके देखें, वो भी राम हो जाते। लेकिन उन्होंने तो इनकार ही कर दिया कि हमने इसके करीब भी नहीं जाना। वो अपना जहन बना चुके थे कि हमने इस सिस्टम को नहीं आने देना। मेरे एक तो सवाल इसलिए रह बड़ा गया है। मुश्किल है, वरना हम उनको भी क्यों वाले क्या छोड़ें, मौलाना फजल रहमान को भी हम राम कर लेते, क्योंकि हर चीज़ इतनी खरी है। अच्छा, मेरा एक सवाल शुरू में रह गया था। मेरा सवाल था कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन से बात करे, उनको टेबल पे लाए, उनसे कंसेंसस क्रिएट करे। तो आपने ये जो नया तरीका ढूंढा है कि वज़ीरे जो इतलात हैं वो ट्वीट करें कि जनाब अदालत में ना जाएं, आप स्पीकर से मिलें, यू थिंक इट्स ए नाइस वे टू इनवाइट अपोजिशन? देखें बात यह है कि हमने पूरी कोशिशें की हैं कि अपोजिशन को हम इस बात पे कायल कर सकें कि वो आएँ और इन मसाइल पे हमारे साथ बातचीत करें। लेकिन उन्होंने, जिस तरह मैंने आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम कहा है, कि उन्होंने तहिया कर लिया था कि हमने नहीं माना, अगर नऊज़ुबिल्लाह खुदा भी आके उनको समझाए तो वो नहीं समझेंगे, जिस तरह कई कौमें नहीं समझी हैं। तो ये उनमें से हैं जो कि एक सिस्टम को मुखालिफत बराए मुखालिफत, बिकॉज इस सिस्टम के आने से उनको अपनी, अब सिंध में देखें क्या होता है, पंजाब में क्या होता है, उनको अपनी सियासी मौत नज़र आ रही थी। तो ज़ाहिर है अपने मौत के परवाने पे वो दस्तखत नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमने हर कोशिश की उनको मिलाने की, उनको कायल करने की। लेकिन जब वो सुनने को ही तैयार नहीं है, वो इस चीज़ पे टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है, मशीन का बटन दबाने से वो भागते हैं, तो ऐसों का फिर क्या करेगा? फिर हम सारी उम्र उनके लिए लगे रहें, टाइम वेस्ट होता रहे और वो अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेंगे। जी अभी तो टाइम का बड़ा कम रह गया है। हमने तो अपने लिए एक वो रखे हुए थे, टाइम लाइन्स रखी हुई थी कि जी ये इस डेट तक हमने इनको पूरा इंगेज करने की पूरी कोशिश करनी है, और अगर नहीं हुआ तो फिर हमने ये करना है। हम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जा रहे हैं। दो इतराज़ात आए हैं और मैंने वो पढ़ी भी हैं, गालिबन 24 और 26 या 27 है, कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको आपने बोर्ड बना दिया है, उसके बाद वो जो फैसला करेगा इन गुड फेथ उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब गुड फेथ का जो लफ्ज़ है ये बड़ा आर्बिट्रेरी है, वो पता नहीं, वो कहेंगे हमने गुड फेथ में $5,000 का कर दिया है। तो इसके, और ये इतराज़ कल मौलाना फजल रहमान ने भी किया और कहीं और भी आया, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? वैसे तो मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछना चाहिए, बहरहाल आप अगर चाहें तो। हाँ जी बिल्कुल, मैं माजरा चाहता हूँ कि जिस मजमून पे मुझे दस्तरस ना हासिल हो तो उस पर बात नहीं करनी चाहिए। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इसका एक बुनियादी आइडिया तो ये है कि इन गुड फेथ, बिकॉज मैं बैंकर रह चुका हूँ तो मुझे पता है कि अगर गुड फेथ में किसी ने कोई काम किया हो तो वो उसके ख़िलाफ़ नहीं लिया जा सकता। लेकिन इसकी जो ओवरऑल इसकी जो वो है, कुछ ज़ाहिर है हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमारा जो रेगुलेटर है, फाइनेंशियल रेगुलेटर है, स्टेट बैंक है, तो उसकी जो वर्किंग है उसमें ज़्यादा वो पैदा हो सके, प्रोफेशनल तरीके से चलाया जा सके, जो कि अब तक चलाया भी गया है। स्टेट बैंक हमेशा हर दौर में बड़ा अच्छा चला है, लेकिन ज़ाहिर है कि कई दफ़ा मिसयूज़ हुआ, जिस तरह के डॉलर की कीमत को मसनूई तौर पे बरकरार रखना। इसमें मेरा नहीं ख्याल था कि स्टेट बैंक को वो पैसे अपने डॉलर बेचने चाहिए थे एक मसनूई तौर पे अपनी करेंसी को
एक ख़ास लेवल पे। अब ये गुड फेथ नहीं है, बिकॉज गुड फेथ तो ये तो बड़ा आया है कि आप एक ऐसा मकसद हासिल करना चाह रहे हैं जो कि सस्टेनेबल नहीं है और उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, तो ये बैड फेथ है। उन्होंने बैड फेथ में ये काम किया, तो उसका जो ऑपोजिट है वो गुड फेथ में जो भी वो काम करेंगे तो जाहिर है कि उस पर दूसरा शिबली साहब, अपोजिशन ये कह रही है आपने गुलभूषण के इशू में भारत के साथ को एनआरओ दी है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से जो भारत खुश होगा गुलभूषण की अपील हो सकेगी, इस बारे में हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? देखें, बात ये, पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान एक जजीरा होता जिसका कि किसी और सयारे पे होता तो फिर तो ये सवाल बनता था कि जो अपोजिशन जो बात कर रही है। लेकिन अगर आपने एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहना है तो आप पे कुछ उनका कन्वेंशंस का इतलाक़ होता है। वो उस इतलाक़ को अगर आप वो उन चीज़ों को अगर आप डिफाई करेंगे और आप अपनी, चूँकि एक आपकी इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जायज़ हुआ है कि गुलभूषण वो जिसने के टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की, भारत ने उसको यहाँ पे तख्रीबकारी के लिए भेजा, तो ये चूँकि वो है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर मैं किसी को सामने देख भी सकूँ कि उसने कत्ल किया है, लेकिन मेरा ये काफ़ी नहीं होगा, चाहे वो जज भी हो, वो पूरी उसके लिए एक रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के जो कानून के तकाजे हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। तो वो ये तो नहीं है, जज को पता है कि इसने कत्ल किया है, लेकिन वो इस बुनियाद पे नहीं, क्योंकि उसने खुद देखा है, तो जो लवाजमात है वो पूरी करनी होंगी। ये नहीं है कि जज कहेगा कि इसको सीधा फांसी पे ले जाओ। फराज साहब, एक पर्सनल क्वेश्चन और दिल से आप जवाब दीजिएगा, यही बिल अगर नवाज शरीफ की हुकूमत मंजूर करती तो आपका क्या नुक्ता नज़र होना था? नहीं, देखें, ये चीज़ तो हम समझ तो लेते हैं, जिस तरह के अपोजिशन को पता है कि ईवीएम इस मुल्क के इंतखाबात को शफाफ बनाने की एक बेहतरीन तरीक़ाकार है, लेकिन वो उसको मान नहीं रहे, वो एक अलग बात है। इसी तरह अगर ये नवाज शरीफ ने भी लाया होता और हमें समझाया जाता, हम उनको समझने के लिए तैयार होते कि जी क्यों कर रहे हैं आप, और जो वो आर्गूमेंट्स देते जो कि पार्लियामेंट में होते, जो कि किसी मीटिंग में होते, तो समझ जाते। तो हमने तो देखे ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल में भी तो हमने उनके साथ कोऑपरेट किया था, इसी तरह कई और थे चीज़ें जिसमें हमने कोऑपरेट किया। लेकिन अगर एक नेशनल इंटरेस्ट है और दूसरी चीज़ है कि हमें जो एक इंटरनेशनल बाइंडिंग है हमारे ऊपर, वो कन्वेंशंस की, मुख्तलिफ कन्वेंशंस की उसके हम सिग्नेटरी हैं, तो हमें उसके मुताबिक जाना पड़ेगा। हम अपनी चाहे लाख चाहते हुए, मतलब है कि ये कोई प्लेजेंट चीज़ नहीं है। शिबली साहब, जो 2017 का बिल था, जो जिस पे बड़ा काम किया था इसहाक डार साहब ने, और हमें बाद में पता चला, उसमें एक जो शिक उड़ाई गई थी वो ये थी कि तमाम जो उम्मीदवारान हैं उनके शनाख्ती कार्ड जाएंगे स्टेट बैंक में। उस वक्त थे तारिक मलिक साहब भी उस वक्त नादरा में मौजूद थे, जिस पर बाद में पर पर्चे हो गए, और ये इनको लिंक कर दिया जाएगा, और जो भी डिफ़ॉल्टर है और जिसने भी, या उसके रिश्तेदार डिफ़ॉल्टर हैं, या किसी ने कर्जा लेके नहीं दिया, तो उसको छलनी से रोक दिया जाएगा। 2013 में नहीं रोका गया, 18 में तो उसको फारग ही कर दिया गया। तो बेहतर ना होता कि ये शामिल कर लेते कि जो शेडी किस्म की जो एक लोग हैं उनको भी इससे निकाल दिया जाता प्रोसेस से। शिबली साहब, नहीं, जाहिर है कि कोई भी शख्स जो कि कानून की खिलाफ वर्जी करता है, और कोई भी शख्स, और वो शख्स जो कि कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है, जाहिर है कि इनमें जब तक फ़र्क नहीं होगा, जब तक अच्छे और बुरे में तमीज़ नहीं होगी, तो कोई भी सोसाइटी आगे बढ़ नहीं सकती है। ये जो है, जो आप बात कर रहे हैं, इसमें भी यही उसूल अप्लाई करता है, और मेरे ख्याल में जो भी ऐसे लोग हैं उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, आपने हमें टाइम दिया, और हमने नाजरीन आपने सुना, कुछ चीज़ें वजाहते हैं, कुछ वजाहत तलब है, इस पर हम आइंदा भी बात करते रहेंगे, मगर एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद और भी कुछ खबरें आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, आपके पास कुछ खबर है, जो साद रिजवी साहब हैं, खाली साहब तरीके लबैक के जो सरबरा हैं साद रिजवी को आज रिहा कर दिया गया अदालती हुक्मात के बाद। गालबन 1-2 रोज़ में उनके वालद की बरसी भी है, तो मेरा ख्याल है साद रिजवी की रिहाई के बाद अब ये तरीके लबैक स्टीम सियासत लाइन में आएगी और पूरी पॉलिटिकल तरीके से एक्टिविटी करेगी, और अगले इलेक्शनों में इनका मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ रोल होगा। मलक साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, कल उनके वालद की बरसी है, देखते हैं कि कितने लोग आते हैं। ये रिहाई अहम है, इसका मतलब है जो एग्रीमेंट हुए थे, जिन्होंने कराए थे, इस दफ़ा वो सारे मुआहदे पूरे हो गए। अब देखना ये है कि ये लॉन्ग मार्च यहाँ बार बार धरना देते हैं कि नहीं।
तो मेरा ख्याल है वो जो एक बड़ी बहस चली थी 10-12 दिन जी कि मुआहदा हुआ है, बताएं मुआहदा क्या है, मुआहदा क्या है। वो मुझे याद है वज़ीर दाखिला साहब भी कहते थे मुझे नहीं पता। मेरे लिए आज उनको भी पता चल गया होगा मुआहदा क्या है। बहरहाल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यही है कि आपने बार बार अपनी सड़कें बंद की, इतनी लड़ाई झगड़े हुए, अच्छा है। और मुझे लगता है क्योंकि ये भी क्लियर बात है कि दे आर कमिंग इन इलेक्शन, वो पोलिटिकल उनका स्टेटस भी बहाल हो जाएगा और डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा अगले इलेक्शन पे। और ये इसके भी चांसेस है, इनडायरेक्टली चांसेस है कि हो सकता है ये पीटीआई के इत्तेहादी हो। ये तो बात होगी। अच्छा बट साहब ये बताएं कि अब ये कानून साजी तो हो गई है, अब अपोजिशन क्या सोच रही है? आप समझते हैं, कुछ लोगों की राय है कि भाई जो रवायती तरीका इंतखाब है उसमें उनकी ज़िंदगी है, अब कहा जाता है। ऐसा मैं आपको कन्फर्म दे रहा हूँ, कल बात हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारी इलेक्शन में मौत होगी, शिकस्त होगी, इसे नहीं मानना, इसे रोकने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करने हैं और ओवरसीयर्स पाकिस्तान को वोटर का हक नहीं इस इलेक्शन में होने देना। ये वो 2-4 दिन में पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में भरपूर एहतजाज भी शुरू करने लगी है। ये नहीं मानेंगे, ये उनके जो 30 साल बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के बारे में सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और एहतजाज की इंतहा करेंगे। ये आपने बड़ी अहम बात की और इस वक्त हमारे साथ शाद साहब मौजूद हैं और उससे पूछते हैं कि ये क्या करें और बहुत सब मसाइल हैं इसमें। शनाख्ती कार्डों का भी बड़ा मसला है और जालसाजी जो होती रहती है हमारे यहाँ बार। जी वेलकम टू द शो कंवर दिलशाद साहब। और साहब एक बड़ा अजीब मसला पर मरला पैदा हो गया है कि अगर कानून बन चुका है और अगर ये रहता है और इलेक्शन कमीशन कराते कहता है जी हम इसे नहीं कर सकते, हमारे पास अभी मराइल नहीं है, मसाइल नहीं है, तो इस पे क्या फिर जो गवर्नमेंट है, जो एग्जेक्टिव ब्रांच है या पार्लियामान है, क्या ये कोई एक्शन ले सकती है? सुप्रीम कोर्ट को जाके कह सकती है कि जी ये हमारे कानून पर अमल नहीं कर रहे? नहीं, हुकूमत पाकिस्तान तो ये वफाक जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के नहीं जाएगा। वो सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तमाम हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए इसको लॉ ऑफ लैंड पर अमल दरामद करना तो उसकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन पाकिस्तान की जो कानून बन गया उस पर अमल दरामद करना तो इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी हो जाती है ना। आप इसके बाद अपना ये रोड मैप तैयार करके बताएंगे कि हमें डिफिकल्टीज क्या आ रही है, हमारे साथ रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या मामला। जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 34 ऑब्जेक्शन या एतराज़ात लगा के सेनेट की क़यामा कमेटी को पेश किया था, हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई थी, उसकी रोशनी में कहेंगे जनाब ये तकलीफें हैं या इसमें दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं तो ये हमें दूर करें, या हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें कोई ख़तरा है टैंपरिंग का या सॉफ्टवेयर तब्दील करने का, वो हमें दूर कर दें। अब साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री, IT की मिनिस्ट्री इलेक्शन कमीशन को ज़ाहिर है अपने कानूनी तौर पर उनको रिलीज देगी कि नहीं ना इसमें कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है, आगे आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेगा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को अगर ये ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिए जाते हैं तो देन द इलेक्शन कुड बी हेल्ड थ्रू EVM। हाँ, लेकिन आप उसको 1.5 साल का अरसा रह गया तो ये इस 2023 के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, चंद अजला में हो जाएगा, लाहौर काजी पेशावर वगैरह में, ताकि इसकी नुमाइंदगी भी हो जाए, आइन की पासदारी, कानून की पासदारी भी हो जाए। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 5 साल के बाद, इंडिया ने 25 साल लगाए जो काम 1.5 साल तो नहीं कर सकते। अच्छा मैं कमर साहब मैं बात आसान कर देता हूँ। एक तो जो पार्लियामेंट जो मुकद्दस होती है, कहते हैं कानून साजी इसकी जिम्मेदारी है, अगर जो इन्होंने कर दिया कानून साजी, इलेक्शन कमीशन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देते हैं और वो जो वसाइल नहीं है वो उन्हें पूरे कर देते हैं, तो क्या वो पाबंद है इनके कहने का इलेक्शन कराने का EVM की मशीनों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाए? तो ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, फिर इलेक्शन कमीशन करवा देगा। इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जब तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ख़दशात दूर हो जाते हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है कि इसमें कोई टैंपरिंग का कोई असर नहीं है, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन करवा देगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है भट्टी साहब, ये 2.5 खरब रुपया कहाँ से लाएंगे? नहीं देखें कमर साहब, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। अगर हुकूमत उनको वसाइल नहीं देंगे और 2.5 खरब हो या 250 खरब, ये तो हुकूमत ने, जिन्होंने पार्लियामेंट ने बिल पास किया था ज्वाइंट सेशन में, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी है। अगर वो नहीं देंगे फिर यकीनन इलेक्शन कमीशन कहेगा नहीं। लेकिन अगर वो तमाम वसाइल दे देते हैं तो सिर्फ ये बताएं क्या फिर भी कोई रुकावट रह जाती है अगर अपोजिशन एहतजाज करे? नहीं, तो अपोजिशन के एहतजाज को सुप्रीम कोर्ट में जाए ना, आप इलेक्शन कमीशन के एहतजाज करने फायदा नहीं हुआ। लेकिन बात ये है भट्टी साहब कि आपका 4 लाख का स्टाफ है IT एक्सपर्ट,
जो खड़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग भी होनी है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इंतखाब करवाता है तो उसके लिए 13 लाख का अमला जो है वो भी हायर करना पड़ता है, हमेशा होता है। बहुत शुक्रिया कुंवर साहब, आपने हमारा अहम मसला हल किया कि ज़ाहिर है इसका क्या तरीकाकार होगा। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह मंडे को फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।